स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो अभी कविता पढ़ी यह दंत रीत मुस्कान, वो समझ में आ गए होंगे। अभी हम लोग इसका जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। आइए, सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चे की दंत रीत मुस्कान किसमें जान डाल सकती है? तो उसका आंसर होगा बच्चे की दंत रीत मुस्कान एक मृतक में भी जान डाल सकती है। ढोल से सने शरीर वाले बच्चे के रूप में कवि की झोपड़ी में किसके फूल खिल रहे हैं? तो ढोल से सने शरीर वाले बच्चे के रूप में कवि की झोपड़ी में कमल के फूल खिल रहे जलजात मतलब कमल। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यहाँ कठिन पाषाण किसका प्रतीक है? तो यहाँ जो कठिन पाषाण है वो कठोर हृदय वाले व्यक्ति का प्रतीक है। जो कठोर हृदय होते हैं उसका प्रतीक है कठिन पाषाण। किसका स्पर्श पाकर कठोर पत्थर भी पिघलकर जल बन गया होगा? तो स्पर्श किसका मिला था? ढोल से सने बच्चे का। ढोल से जो सना हुआ बच्चा है उसका स्पर्श पाकर ही जो कठोर पत्थर वाले लोग हैं वो शायद से पिघलकर जल बन गया होगा। बांस एवं बबूल किसके प्रतीक है? तो बांस और बबूल कठोर हृदय वालों के प्रतीक है। बांस मतलब मोटा ताजा होते हैं, सख्त होते हैं। बबूल भी कंटकदार होते हैं, कांटे होते हैं। तो उन दोनों का प्रतीक कठोर हृदय वाले व्यक्ति से है। बच्चा एकटक किसे देख रहा है? बच्चा एकटक कवि को देख रहा है। बच्चे की मधुर मुस्कान देख पाने का श्रेय कवि किसे देते हैं? बच्चे की मधुर मुस्कान देख पाने का श्रेय कवि उनके माँ को, बच्चे की माँ को देते हैं। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क? यहाँ अतिथि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ जो अतिथि शब्द है वो खुद कवि के लिए ही प्रयोग हुआ है। कवि अपने आप को बच्चे के लिए अतिथि मानते हैं क्योंकि वो हमेशा वहाँ नहीं रहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का क्या तात्पर्य है? बच्चे की दंतुरित मुस्कान का तात्पर्य क्या है कि जब भी बच्चे की दंतुरित मुस्कान देखते हैं तो जो मृतक होते हैं, जो निराशा हताशा में डूबे हुए होते हैं, जो मतलब उत्साही नहीं होते हैं, ऐसे लोगों में जान डाल देने की जो क्षमता है वो बच्चे की मुस्कान में मिलती है। यह मुस्कान इतनी प्रिय होती है कि हर किसी का जो मन होता है वो प्रफुल्लित हो उठता है क्योंकि बच्चे के प्रेम में सिर्फ और सिर्फ सुंदरता ही दिखाई देते हैं। बच्चे की मुस्कान, दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान होती है, छोटे छोटे जो दांत निकल जाते हैं उनकी हंसी से, तो उस हंसी को देखकर कवि के मन में एक अलग एहसास होते हैं, एक सुखद अनुभूति होती है। कवि को ऐसा लगता है कि जो उसकी मुस्कान है वो हर हताशा को, हर निराशा को जैसे वो गायब कर सकते हैं। उनकी मुस्कान मतलब मृतक में भी जान डाल सकती है। और उनकी जो शरीर है, धूल से सने हुए शरीर है, उसको तो कवि ने कमल के फूल के साथ ही तुलना कर दिया है। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति के मुस्कान में क्या अंतर है? बहुत ही आसान है। बच्चे की मुस्कान में छोटे छोटे दांत दिखाई देते हैं और बड़ों की मुस्कान में बड़े बड़े दांत। ऐसा लिखने से होगा? ऐसा लिखने से नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। असल में दोनों जो मुस्कान है, एक बड़े की और छोटे की, एक बच्चे की, तो उसमें जो फ़र्क है, सबसे पहला फ़र्क क्या है? बच्चे की मुस्कान क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल। बच्चे को जब हंसने का मन होता है तभी हंसते हैं। लेकिन बड़ों के साथ ऐसा होता है? बड़ों को हंसने का मन होने से भी नहीं हंस सकते हो। उदाहरण तो ढेर सारा है, आप लोग तो खुद ही हो। बड़े को क्या करना पड़ता है? समय के साथ, परिस्थिति के साथ उनको हंसना पड़ता है। वो हंस सकते हैं, लेकिन
छोटे बच्चे की मुस्कान ऐसा नहीं है, वो जब चाहे जैसे चाहे हंस सकते हैं। और छोटे की मुस्कान में क्या होते हैं, सिर्फ सुंदरता होती है, निष्पाप होते हैं, उसमें कोई कृत्रिमता नहीं होती है। लेकिन जो बड़े की मुस्कान है उसमें कृत्रिमता होती है, उसमें स्वार्थ भी होते हैं, उसमें कुटिलता भी हो सकती है। इसीलिए छोटे और बड़ों की जो मुस्कान है वो क्या होते, बिल्कुल ही अलग होते हैं। छोटे की मुस्कान में कोई चालाकी नहीं होता, उसके मुँह में कोई स्वार्थ नहीं होती, और छोटे की मुस्कान में कोई जो गलत इरादा है, गंदी भावना है, वो नहीं होती, जो बड़ों की मुस्कान में दिखाई देते हैं। बच्चे की मुस्कान की क्या विशेषताएं हैं, वही जो मैंने अभी बोला है, जो पहले क्वेश्चन था वही उसी में जो छोटे बच्चों की मुस्कान की विशेषता है वही उनकी मतलब इस क्वेश्चन का आंसर्स भी होगा कि उनके मुस्कान में इतनी शक्ति होती है कि वो मृतक में भी जान डाल सकती है, अर्थात निराश व्यक्ति के मन में भी आशा भर सकते हैं, कठिन हृदय वाले लोगों के दिल को पिघला सकते हैं और दूसरों को आकर्षण कर सकते हैं अपनी तरफ। कवि को कैसे पता चला कि बच्चा उसे पहचान नहीं पाया है? कवि को कैसे पता चला कि बच्चा उसे पहचान नहीं पाया है? अगर बच्चा उसे पहचानते तो उनकी गोदी पर तो आ जाते ना, लेकिन बच्चा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया है, एकटक तिरछी निगाह से, तिरछी नज़र से वो लगातार कवि की तरफ देखते रहे, जिससे कवि को ऐसा महसूस हुआ शायद से बच्चा उसे पहचान नहीं पा रहा है। कवि अपने आप को चिर प्रवासी और अतिथि क्यों कह रहे हैं? कवि जो हम लोग कवि परिचय पढ़ते हैं उसमें हम लोगों को मिलता है कि जो नागार्जुन कवि है वो घुमक्कड़ थे, वो एक जगह ज़्यादा दिन तक टिके हुए नहीं होते थे, वो देश विदेश घूमते फिरते थे। तो यहाँ भी वो भाव झलक रहे हैं। कवि अपने आप को चिर प्रवासी और अतिथि इसीलिए कहा है क्योंकि वो क्या है, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा समय घर से बाहर रहते थे। इसीलिए जो बच्चा तो अभी छोटा है और पहली बार बच्चे से उनकी मुलाकात हो रही है, तो इससे ये साफ जाहिर होते हैं कि कवि उनके जन्म से लेकर अभी तक उनके पास नहीं थे, इसलिए बच्चा उसे पहचान नहीं पा रहा है। और उसी सच्चाई को कबूल करके कवि ने कहा है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए चिर प्रवासी हूँ, मैं दूर रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं इस घर के लिए मैं अतिथि हूँ। मतलब इसके द्वारा कवि अपनी जो स्थिति है उसको बयां कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांशों के आशय स्पष्ट कीजिए। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिले रहे जलजात। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। इसका आशय क्या है कि इसमें भी बच्चे की जो सुंदरता है उसको यहाँ प्रकट करने के लिए कोशिश की है। जो बच्चे के जो छोटे छोटे दांत होते हैं और उस दांत को निकालकर जब वो हंसते हैं तो उस हंसी को देखकर मतलब हर व्यक्ति के मन में प्रफुल्लता जाग जाते हैं, हर व्यक्ति प्रफुल्लित हो उठते हैं। उनकी मुस्कान देखकर सारी जो निराशा है, हताशा है, उदासी है, वो क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और साथ साथ उनके जो शरीर धूल से सने हुए हैं, कीचड़ से सने हुए हैं, उसको देखकर कोई एक गंदी भाव पैदा नहीं होते हैं, बल्कि बच्चे की तरफ जो प्यार है, जो आकर्षण है, और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कवि ने जब बच्चे को धूल से सने हुए शरीर में देखा तो उन्होंने कहा, उनको लगा कि कीचड़ की जो कमल है, तालाब की जो कीचड़ में से निकलकर जो कमल खिलते हैं, असल में वो कमल आकर उनकी झोपड़ी पर जैसे खिल गया हो। मतलब बच्चे को यहाँ कमल के साथ तुलना कर रहे हैं, जो हर कीचड़ से बाहर निकालकर अपनी जो अपरूप जो सौंदर्य है उसको विकास कर सके। नेक्स्ट क्या है, छू गया तुमसे कि झड़ने लग गए शेफालिका के फूल।
वांसठा के बबूल। इन्हीं पंक्तियों का आशय भी कवि मतलब उनकी जो बच्चे की जो सुंदर हंसी है उसके साथ ही मतलब यह स्पष्ट करने के लिए कोशिश की है कि उनकी हंसी में कितनी ताकत है। कवि ने जब बच्चे के दंतुरित मुस्कान देखा तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव हुआ। पहले ऐसा खुशी उसको महसूस ही नहीं हो रहा था। कवि खुद अपने आप को या अन्य व्यक्ति को क्या मानते हैं? बांस और बबूल जैसे कठोर हृदय वाले व्यक्ति। एक क्वेश्चन है ना, बांस और बबूल किसके प्रतीक है? बांस और बबूल कठोर हृदय वाले व्यक्ति के प्रतीक है। तो कवि भी शायद उन्हीं को ही प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन बच्चे की हंसी को देखते हुए कवि ने पहली बार ऐसा महसूस किया कि उनसे भी ज़्यादा ताकतवर तो ये जो छोटे बच्चे की जो छोटी छोटी दांत निकलने वाली हंसी है वो है, जिसके स्पर्श से ऐसे बांस और बबूल में भी फूल जैसा कोमलता उत्पन्न करवा सके। फूल जैसे मतलब जो कोमलता है, जो आकर्षण है, जो महक है वो महसूस करवा सके। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधु पर। प्रस्तुत पंक्तियों का आशय यह है कि जब कवि आते हैं तो बच्चे उसको पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए वो दूर से देख रहे होते हैं, क्योंकि कवि घर में रहते ही नहीं हैं। वो हमेशा दूर दूर ही भटकते रहते थे और पहली बार दोनों के बीच मुलाकात हो रही थी। इसलिए कवि ने कहा कि ये जो तुम जिसको अतिथि मान रहे हो, दूसरे का मान रहे हो, इनके साथ तुम्हारा क्या संपर्क है तुम खुद भी नहीं जानते हो, और तुम्हारी माँ ही एक ऐसी माध्यम बन गई जिनके द्वारा हमारा जो संपर्क है उस संपर्क का एक नाम दे सकते हैं। डायरेक्ट तुम्हारे मुझसे सीधे रूप से मेरा तुमसे कोई संपर्क नहीं रहा है, क्योंकि मैं तो दूर दूर ही रहता था। लेकिन जो माँ ने तुम्हें जो जीवन प्रदान की है, उंगलियां माँ की कराती रही है मधु पर, तुम्हारे लिए तुम्हारी जो माँ की उंगली है वही आत्मीयता का, वही मीठे स्वाद का प्रतीक है, जो हमेशा तुमको साथ लेकर घूमती है, जो हमेशा तुमको हर विपद से बचा कर रखती है, और जिसकी वजह से आज तुम्हारी ये मधुर मुस्कान देखने के लिए मुझे मौका मिला। मेरे नसीब में ये मधुर मुस्कान देखने को था। निम्नलिखित प्रश्नों के सम्यक उत्तर दीजिए। यह दंतुरित मुस्कान कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो दंतुरित मुस्कान कविता का प्रतिपाद्य क्या है? जो पूरे कविता के जो सामान्य जो है वही होते हैं प्रतिपाद्य, कि एक जो सुंदर बच्चे की जो मधुर वर्णन है, मुस्कान की जो मधुर वर्णन है वो उसको उन्होंने किया है, और छोटे बच्चे की मुस्कान में कितनी शक्ति होती है, छोटे बच्चे की मुस्कान जिसमें मतलब कोई स्वार्थ नहीं होती है, वो जीने की एक ललक पैदा करते हैं। ऐसे छोटे बच्चे के एक स्पर्श से मतलब क्या हो जाते हैं, कठोर हृदय वाले व्यक्ति पिघल जाते हैं, फिर से जीने की उम्मीद बढ़ जाते हैं। कविता के जरिए कवि ने बच्चे की जो मतलब सुंदर मुस्कान है उसके पीछे जो एक सुंदर भविष्य है, सुंदर सपना है, उसको उजागर करने की बात की है। कवि ने बच्चे के मुस्कान के सौंदर्य को किस उदाहरणों के माध्यम से व्यक्त किया है? उदाहरण तो इस कविता में ढेर सारा है। सबसे पहले जो बच्चे की मुस्कान है उसको किसके साथ तुलना की है कि उनके मुस्कान में इतनी शक्ति होती है कि वो मुर्दे में भी, मृतक में भी जान डाल सकती है। उनकी जो मुस्कान है वो मुस्कान कमल के फूल के जैसा है जो उनके झोपड़ी पर खिल रहे हैं, या उनके जो मुस्कान है वो पत्थर को पिघला देने की क्षमता रखती है। उससे भी ज़्यादा उसने ये भी बोला कि उसकी जो मुस्कान है वो तो बांस और बबूल से भी शेफालिका के फूल क्या कर सकते हैं, खिला सकते हैं। शेफालिका के फूल भी झड़ने लगते हैं उनके एक मुस्कान से। मतलब बच्चे की जो मुस्कान है उसके सौंदर्य को कवि ने अलग अलग रूप से पूरे कविता में व्यक्त किया है।
यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्द में लिखिए। मतलब उसे अपने शब्द में मतलब कैसा है, आप लोग खुद कल्पना कीजिए कि जब जब बच्चे की मुलाकात, बच्चों से पहली बार मुलाकात हो रही थी तो कैसा लग रहा था। तो वो बच्चा उसकी तरफ एकटक देख रहा था, वो उसके गोदी पर नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो कवि की तरफ देख रहा था और बीच बीच में वो अपनी दांत निकाल कर हंस रहा था। और वो जो सुंदर चित्र है उसके, वो जैसे कवि के मन में जैसे छप गया होगा। कवि के जो कठोर हृदय है उसमें एक अनुभूति संचार करने में सक्षम हो गई थी। कवि को पहली बार एहसास हुआ था कि एक बच्चे की मुस्कान में वो जो छोटे छोटे दांत होते हैं और वो निकाल कर जो हंसते हैं, उनके जो छोटे छोटे उंगलियां होते हैं, उनमें जो स्पर्श होते हैं, वो दुनिया की किसी भी शक्ति से कमज़ोर नहीं है, बल्कि वही सबसे श्रेष्ठ है। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान खिल रहे जलजात। सप्रसंग व्याख्या जो 5 पॉइंट है, संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, वो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। सबसे पहले संकेत है ही, जो क्वेश्चंस में दिया गया है वही संकेत है। संदर्भ, प्रस्तुत पाठ को कहाँ से ली गई है? अंबर से ली गई है। हिंदी जो पाठ्य पुस्तक अंबर से ली गई है। फिर इसके रचनाकार कौन है? दंतुरित मुस्कान कविता से ली गई है और इसके रचनाकार कौन है? नागार्जुन जी है। और प्रसंग में क्या लिखना पड़ेगा? कवि इसके माध्यम से एक शिशु की जो सुंदर मुस्कुराहट है उसके पीछे छिपी जो सौंदर्य है उसको मतलब प्रकाशित करने के लिए कोशिश की है। व्याख्या क्या होगा कि ये जो दंतुरित मुस्कान है उसमें क्या होता है, इतनी शक्ति होती है कि मृतक में भी जान डाल दे सकती है और उसे कमल जैसा लगता है। वो आप लोग खुद व्याख्या कर सकते हैं, करके देखिएगा। उसके बाद क्या है, जो विशेष है, विशेष में क्या होगा? सबसे पहले साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग है और बच्चे की तुलना किससे की है? कमल के साथ की है। और इसमें रूपक अलंकार भी है। मतलब उसको क्या कर रहे हैं? मृतक को किसका प्रतीक मान रहे हैं? निराशावाद का, उदासीनता का प्रतीक मान रहे हैं, तो ये रूपक अलंकार भी होगा। नेक्स्ट, तुम मुझे पाए आँख लूँ में फिर से संकेत संदर्भ एक ही होगा। संदर्भ में कहाँ से लिया गया है और इसका प्रसंग क्या होगा? तुम मुझे पाए कि कवि अपने आप को ही मतलब दिलासा दे रहे हैं। कवि उनकी जो मधुर मुस्कान से प्रसन्न हो रहे हैं और माँ की जो मध्यस्थता है उसके बिना वो शिशु तक नहीं पहुंच पाएंगे, उस बात को उन्होंने बयां किया है, उस बात को उन्होंने स्पष्ट किया है। कवि कहता है, जब व्याख्या क्या होगा कि शायद से वो बच्चा जो है उनको समझ में नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो तो रहता ही नहीं है। अपना जो दोष है उसको वो खुद बोल रहे हैं कि उनका ही ये दोष था कि वो उनके साथ नहीं रह रहा था, इसीलिए आज वो उनके पास नहीं आ रहे हैं, उनकी तरफ देख तो रहे हैं, उनको अपरिचित होकर भी थोड़ा बहुत परिचित तो लग रहे हैं और उनकी माँ के कारण ही उसे ऐसा सुंदर जो संबंध है, जो संपर्क है, उसको मिलने का, उसको भोगने का मतलब सुविधा मिली है। नेक्स्ट क्या है? धन्य तुम माँ भी कराती रही है मधुपर। सेम है, वही है, आप लोग करके देख लीजिएगा। देखते तुम इधर बड़ी ही चबीमान। जब बच्चे देखते हैं तो क्या होता है? इसकी व्याख्या यही होगा कि कवि के अनुसार जो बच्चे की मुस्कुराहट है वो बहुत ही सुंदर है और वो उसकी तरफ एकटक देखते रहते हैं और बीच में अचानक जब कवि उसकी तरफ देखते हैं और उनके आँखें, दोनों की आँखें एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो क्या होता है? बच्चे हंस पड़ते हैं, उनके दो छोटे छोटे दांत निकालकर फिर से वो हंस पड़ता है और जैसे ही वो हंसते हैं वो इतने सुंदर लगते हैं कि वो सीधे जाकर कवि के हृदय को मतलब स्पर्श कर लेते हैं। कवि को बहुत ज़्यादा आनंद महसूस होते हैं। भाषा एवं व्याकरण। निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। गात
गात मतलब शरीर। शरीर को और क्या बोलते हैं? देह बोलते हैं, तन बोलते हैं, काया भी बोलते हैं। जलजात, जलजात मतलब कमल। कमल को और क्या कहा जाता है? जलजात कमल। फिर पद्म भी बोला जाता है, फिर जलज भी बोला जाता है, नीरज भी बोला जाता है। तालाब, तालाब मतलब ताल। तालाब को ताल भी बोलते हैं, पोखर भी बोलते हैं, फिर जलाशय भी बोला जाता है। जल, जल का तो बहुत सारा है। जल को तो हम लोग पानी बोलते ही हैं, नीर बोलते हैं, फिर और क्या कहते हैं? सलील भी बोलते हैं, अम्बु भी बोलते हैं। फूल, कुसुम, फिर पुष्प, सुमन, ये सब कुछ होता है। अतिथि, अतिथि किसको बोला जाता है? मेहमान को बोला जाता है, फिर कुटुंब को भी बोला जाता है, और आत्मीय जो होते हैं उनको भी बोला जाता है। मधु, मधु मतलब शहद, सोम, सुधा। माँ, माँ क्या होगा? जननी, माता, मैया, ढेर सारा है माँ का। आँख, आँख मतलब क्या होगा? नेत्र होगा, नयन होगा, फिर चक्षु भी हम लोग कह सकते हैं। पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर, पत्थर जैसा कठोर। पत्थर और इसको क्या बोल सकते हैं? चट्टान भी बोल सकते हैं, शील भी बोल सकते हैं। ठीक है, शिला जो होते हैं, शील स होते होंगे वो। तो दो दो लिखने के लिए बोला गया। निम्नलिखित शब्दों के दो पढ़े बच्चे, आप लोग दो जरूर लिख लीजिएगा। फिर बाकी तो इसमें और ज़्यादा क्वेश्चंस हैं ही नहीं। इसमें दो में क्या है? दंतुरित मुस्कान में दंतुरित विशेषण शब्द है और मुस्कान भाववाचक संज्ञा है। इन दोनों शब्दों की जोड़ी अच्छी लगती है। पठित कविता से आप भी कम से कम 3 इस प्रकार के शब्द, युग्म, विशेषण और संज्ञा चाट कर लिखिए। मतलब दंतुरित होगा कैसा? मुस्कान क्या है? वो संज्ञा है। मुस्कान संज्ञा है, लेकिन वो मुस्कान कैसी है? दंतुरित है, तो वो विशेषण हो गया। विशेषण या जो संज्ञा है वो हो गया विशेषण और संज्ञा। तो ये कविता में और क्या क्या मिले थे उस तरह से, जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते कठिन पाषाण, पाषाण भी है। पाषाण ऐसे ही कठिन होते हैं, लेकिन कठिन पाषाण और ज़्यादा, मतलब पत्थर से भी कठोर। फिर धूलि धूसर गात, धूसर, धूसर बोलने से ही वो गंदगी समझ में आ ही जाएगी, लेकिन उनके शरीर के साथ धूलि से पूरा सना हुआ, पूरा गंदा शरीर है। क्षीर प्रवासी, प्रवासी मतलब दूर में रहना। क्षीर मतलब वही है ज़्यादा, मतलब ज़्यादा समय के लिए वो जो दूर में रहते होंगे। तो 3 ऐसे शब्द क्या क्या होगा? कठिन पाषाण, धूलि धूसर गात और क्षीर प्रवासी। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जिनके प्रयोग से वाक्य प्रभावशाली हो जाता है तथा बातचीत करने की शैली रोचक हो उठती है। जैसे देखते ही देखते राम का मोबाइल छूमंतर हो गया। यहाँ छूमंतर होना मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है गायब होना। इसी प्रकार उक्त कविता में आए निम्नोक्त मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आँख फेर लेना, कनखी मारना, आँखें चार होना। आँख फेर लेना, आँख फेर लेना मतलब आँख को हटा लेना, विमुख होना। उन्होंने मुझे देखकर आँखें फेर लिया, या कवि को देखकर बच्चे ने आँखें फेर लिया। कोई भी लिख सकते हैं, आप लोगों की मर्जी, आप लोग वाक्य किस तरह से बनाइए, लेकिन हाँ शुद्ध जरूर होना चाहिए। कनखी मारना, कनखी मारना मतलब तिरछी निगाह से देखना। अभी तिरछी निगाह से कौन किसको देखते हैं वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ बच्चे कवि को तिरछी निगाह से देख रहे थे। आँखें चार होना, आँखें चार होना मतलब
जब आँखें हर किसी के पास दो होते हैं और दो जब आपस में मिल जाते हैं तो चार हो जाते हैं। मतलब आँखें चार होने का एक सामान्य अर्थ होता है कि दोनों के बीच एक प्रेम भाव, एक समझदारी की भाव वो पैदा हो जाना। जब क्या होगा, जब बच्चे उसकी तरफ देख रहे थे, कवि ने भी उसकी तरफ जैसे ही देखा तो आँखें चार हो गई। ठीक है, इस तरह से आप लोग वाक्य बना सकते हैं खुद, और पूरा जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आप लोग कर लीजिएगा, कर पाएंगे ज़रूर आप लोग, और करके रख लीजिएगा, जब मौका मिलेंगे चेक कर देंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो और कविता है उसको हम लोग लेकर आएंगे। आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, ऑडियो है, बाद में भी मौका मिलेगा सुनने के लिए, ये समझकर इसको छोड़ मत दीजिए। जो पाठ है डेली पाठ, डेली आप लोग पढ़ कर जाएं, तो बाद में आप लोगों के लिए ही आसान हो गई। ठीक है, शुक्रिया।